स्वागत है आपका कौशल्या भूमि छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में हूं आपके साथ। जो इसमें बढ़ते खबरों की ओर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में सतत योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह एमओयू भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नगर पालिका निगम रायपुर, भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के बीच किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रायपुर और भिलाई में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना करने की इच्छा जताई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीएम साय ने त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, क्या कुछ बदलाव देखा जाएगा इससे? जी, आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है और आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि आज रायपुर और भिलाई में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की होगी स्थापना, जिसके लिए सीएम साय ने आज त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यह त्रिपक्षीय एमओयू भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राज्य के नगर पालिका निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य किया गया। जी, अगर पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जो भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इससे जो है कहीं ना कहीं निवेश की भी संभावना होती है और साथ ही अगर हम बात करें तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जी, बिल्कुल जी। इससे काफी कुछ बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ इससे छत्तीसगढ़ के विकास में भी इसकी भागीदारिता देखने को मिलेगी आने वाले समय में। जी, डील के दौरान जो है सीएम साय के अलावा और कौन कौन से लोग वहां मौजूद रहे? एमओयू के समय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी भी उपस्थित थे और काफी कुछ गणमान्य नेता भी थे। साथ में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी भी एमओयू के हस्ताक्षर के समय उपस्थित थे। जी, और बात करें कहाँ कहाँ जो है इसकी स्थापना की जाएगी और इसके आगे भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? जी, जो अभी जानकारी निकल कर सामने आई है और उसमें जो है रायपुर और भिलाई के लिए एमओयू पे हस्ताक्षर किए गए हैं और आने वाले समय में इसको और भी जगह पे बढ़ाने की बात कही गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भिलाई में कंप्रेस्ड बायोगैस की स्थापना की जाएगी और सीएम साय ने एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर एसपी की बैठक ली। इस दौरान सीएम साय ने कहा, योजनाओं को पूरा करने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों को बेवजह दफ्तर के चक्कर ना लगवाएं। राजस्व प्रकरणों की प्राथमिकता से निराकरण करें। किसी भी जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही नाराजगी जताते हुए कहा कि कामों को टालने वाली पुरानी व्यवस्था बदल दे। कलेक्टर और एसपी को और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। नागरिकों के काम समय सीमा में होने चाहिए। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, विष्णुदेव साय ने आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर एसपी की बैठक ली है, क्या कुछ हुआ इस दौरान? जी, बिल्कुल। आज विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकाल का प्रथम कलेक्टर और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की और जिसमें इनके कड़े तेवर देखने को मिले। और आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ में अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने किसानों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को चक्कर लगाया जा रहा है उनके जैसे ऋण के लिए, उनके खाद के लिए और तमाम जैसे उनके जमीन को खरीदने के लिए नामांतरण के लिए अधिकारियों द्वारा उनको चक्कर लगवाया जाता है। यह बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग अपनी आदत में सुधार करें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि अगर हम लोग 7 दिन काम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं।
और 10 बजे सभी को अपने ऑफिस में आने के लिए विष्णुदेव साय ने सख्त लहजे में कहा है। जी जी, जिस तरह से उन्होंने एसपी कलेक्टर को हिदायत दी है एक्टिव मोड पर रहने की, क्या लगता है आगे किस तरह से जो है योजनाओं को पूरा करने में जो लापरवाही देखी जाती है इसको किस तरह से कम किया जाएगा? जी जी बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की जो भाजपा की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन तेजी से कराया जाए और साथ ही साथ हितग्राहियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसकी भी मॉनिटरिंग अधिकारी करेंगे। और उन्होंने एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण कही कि अगर छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी कहीं से भी हो रही है तो उसके जिम्मेदार एसपी और यहाँ के कलेक्टर होंगे जिले के। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा हूँ, जिससे अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। जी मनोज जी, बात करें तो इस दौरान जो है अपराध और भ्रष्टाचार के अलावा और क्या निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को? जी, मुख्यमंत्री का सीधा तौर पर निर्देश था कि जो सरकारी योजनाएं उनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से होना चाहिए और सुनिश्चित की जाना चाहिए कि हितग्राहियों को उसका लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ गुंडागर्दी को उनका सख्त लहजा देखने को आज मिला है। जी जी, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि काम को टालने वाली पुरानी व्यवस्था बदल दे, यानी कि अब जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। चीजों को लेकर जो आम जनता के लिए योजनाएं आती है उनको लेकर जो है जागरूक रहने को कहा गया है। जी जी बिल्कुल। आज सीएम साय की जो एडवर्टीज थी वो अलग ही देखने को मिली अधिकारियों को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की योजनाओं को लेकर उनका त्वरित अमल होना चाहिए और साथ ही साथ गुंडागर्दी पे कुछ ज्यादा ही सख्त नजर आए सीएम साहब। उन्होंने कहा कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ किया। जिले के 1.5 लाख से अधिक किसानों के खाते में 799 करोड़ 66 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ और आदान सहायता राशि का अंतरण बालोद जिले में आयोजित कार्यक्रम में किया। कृषक उन्नति योजना के तहत जिले के 1,56,713 किसानों के बैंक खाते में लगभग 799 करोड़ 66 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए गए। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए और उन्होंने सबसे पहले राजधानी के रजबंधा मैदान में एकात्म परिसर में रायपुर लोकसभा कोर कमेटी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। इसके बाद राजनांदगांव के कृषक उपज मंडी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। फिर दुर्ग के मानस भवन में यादव समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। साथ ही सीएम मोहन यादव ने दोबारा छत्तीसगढ़ आने का वादा किया। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, लोकसभा चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है इसकी शुरुआत रायपुर से कर दी है, क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कल एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए थे और वो आए हैं वहाँ यहाँ पर रायपुर राजधानी में। पहले उनका कार्यक्रम था कि एकात्म परिषद जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पर उन्होंने बैठक लिया, जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी बैठक उसको कहा जा सकता है। उन्होंने वहाँ पर चुनावी जीत का मंत्र भी लोगों में दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने दुर्ग में यादव समाज के सम्मान समारोह में भी शामिल हुए, जहाँ पर उन्होंने अपील किया कि जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। और साथ ही साथ मोहन यादव ने एक बड़ी बात कहा कि छत्तीसगढ़ से हमको 11 सीटें यहाँ से मोदी जी की झोली में डालना है, जिसके लिए आप लोगों का सहयोग और एकजुटता देखने को मिलनी चाहिए। जी 11 सीटों की मांग की है, लेकिन अगर बात करें बैठक के दौरान क्या खास बातचीत की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम जो है रायपुर यानी छत्तीसगढ़ पहुंचे और वहां उन्होंने अपना एक दिवसीय कार्यक्रम भी रखा। इस दौरान जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी उस दौरान शामिल है। क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई लोकसभा चुनाव के लिहाज से?
जी जी जी। मोहन यादव का साफ तौर पर कहना था कि सामने लोकसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें लोकसभा की हैं और जिसको जो है उन्होंने सबसे अपील की और कार्यकर्ताओं से बोला कि अभी से आप लोग तैयारियों में जुट जाए। लोकसभा का बिगुल फूंक कर ही यहाँ से मोहन यादव गए हैं और सारी तैयारियों का मतलब मूल मंत्र उनका यही था कि छत्तीसगढ़ से 11 सीटें भाजपा की झोली में किसी भी हाल में आनी चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ता पदाधिकारियों को वो दिशा निर्देश भी दिए, उनको समझाइश भी दिए और साथ ही साथ मूल मंत्र भी दिए। जी, अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं चुनावी दौर में अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग जनपद जगहों पर जाकर जो है अपने प्रत्याशी को जिताने की जो है अपील कर रहे हैं, जनता से, जनता के मन में क्या चल रहा है ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें मोहन यादव के इस दौरे को कितना अहम हो जाता है। जी बिल्कुल जूही, आपको बता दें कि सबसे खास बात यह निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश में अभी जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कहीं न कहीं बीजेपी जो है यादव समाज को जोड़ने की लिए ही मुख्यमंत्री का चेहरा यादव समाज से उतारा है और जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में आने का उनका जो सीधा सा मतलब ये निकल कर सामने आता है कि यादव समाज को भी छत्तीसगढ़ से भाजपा से जोड़ने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ छत्तीसगढ़ में भेजा गया कि जिससे वो यादव समाज को भी छत्तीसगढ़ भाजपा से जोड़ सके। इसके लिए जो है उन्होंने पूरा प्रयास भी किया और इसीलिए वो दुर्ग में यादव समाज के सम्मेलन में भी जनता को संबोधित किया। जी, अभी अगर हम देखें तो बीजेपी हर राज्यों में जहां जहां सरकार है अलग अलग जो तबके के लोग हैं वहां से किसी एक प्रत्याशी को उतारती है और अगर यादव समाज की बात करें तो मोहन यादव जो एक कद्दावर नेता रहे हैं शुरू से ही और यादव समाज पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो क्या लगता है क्या इस बार बीजेपी को यादव समाज का कितना समर्थन मिल पाएगा? जी जूही, ये तो देखने वाली बात होगी, चुनाव के समय ही यह तय हो पाएगा कि जनता का मुंह कितना जो है मोहन यादव जी उनको जनता को आकर्षित कर सकते हैं कि जिससे जनता उनकी बातों में प्रभावित हो या उनकी योजनाओं को लेकर प्रभावित हो। मोहन यादव का आने का मूल मंत्र यही था कि यादव समाज को भी यहाँ से छत्तीसगढ़ बीजेपी से जोड़ा जा सके। जी, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए साय सरकार ने आयोग का गठन किया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव दिए गए। अलग अलग विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेंडर बनाने और सुझाव के लिए प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, साय सरकार ने जो है सीजीपीएससी की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग का गठन कर दिया है, क्या जानकारी है? जी जूही, बिल्कुल छत्तीसगढ़ साय सरकार ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि उन्होंने जो पीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी बने, पहले यह अध्यक्ष यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी के लिए ही आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि प्रदीप कुमार जोशी के लिए छत्तीसगढ़ नया नहीं है, इसको लेकर ये रमन सरकार में भी ये पीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसको उन्होंने राज्य सरकार ने इनको एक बार फिर से मौका दिया है। कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता के लिए यह आयोग का गठन किया गया है, जिससे जो है युवाओं के लिए ये एक खुशखबरी की बात होगी। जी, और बात करें तो आगे प्रदीप कुमार जोशी के नेतृत्व में कितना बदलाव देखा जाएगा परीक्षाओं में? जी, निश्चित तौर पर जो प्रदीप जोशी जी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ये इनके लिए यह विभाग भी कोई नया विभाग नहीं माना जा सकता। यह पहले भी रमन सरकार में भी यह कार्य कर चुके हैं, जिसके लिए साय सरकार ने बहुत सोच बूझ कर ही इनको यह दायित्व आयोग के अध्यक्ष पद से नवाजा है। और निश्चित रूप से इनका कार्यकाल पहले भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला था, जिसकी वजह से साय सरकार ने यह अपना फैसला किया है कि इनको फिर से एक बार चांस दिया जाए। और निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जी, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में क्या कुछ आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए हैं?
जी 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 बिल्कुल। जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है उसमें इनके जितने भी अधिकार रहेंगे इनको जो वेतनमान दिया जाएगा और इनके जो आने जाने का खर्च होगा एक सचिव के बराबर का दर्जा इनको दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय मॉल में जाकर फिल्म आर्टिकल 370 देखी। फिल्म देखकर उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। आजादी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिससे पूरे देश में देशभक्ति की भावना जगी है। लोगों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर खुशी जताई और इस निर्णय से जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता खुल गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, गोपीनाथ भगवान की, गोपीनाथ भगवान की, रुद्रनाथ भगवान की, रुद्रनाथ भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की। आज गोपेश्वर के इस लाभार्थी सम्मान समारोह में मंच पर आसीन आप सबके बीच में, जिन्होंने अपना बाल्यकाल से लेकर अब तक अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है, इसी जनपद चमोली के बेटे भाई, जिनको हमारी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की वो प्रदेश अध्यक्ष और साथ में अभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हम सब लोगों ने प्रदेश की सेवा करने के लिए अभी वो राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं। ऐसे हमारे जुझारू और कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष, जिनकी एक कर्म भूमि रही है, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और इस गढ़वाल लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, सहजता, सरलता और निश्चलता जिनकी पहचान है और जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से है। हमारे बड़े भाई के रूप में हम सब संगठन में काम करते थे। आदरणीय तीरथ जी हमारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय अनिल नौटियाल जी थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भाई भोपाल राम टंडा जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, श्री रमेश मैथुरी जी उत्तराखंड जलागम परिषद के उपाध्यक्ष, आदरणीय रमेश गढ़िया जी लोकसभा गढ़वाल के प्रभारी, श्री पुष्कर काला जी पूर्व विधायक, मुन्नी देवी शाह जी उपाध्यक्ष डीकेटीसी, किशोर पवार जी संयोजक लोकसभा, विजय कपड़वाड़ जी जिला महामंत्री, राकेश जोशी जी निवर्तमान नगर पालिका की अध्यक्ष, बहन पुष्पा पासवान जी संयोजक हमारे बद्रीनाथ विधानसभा, श्री गजेंद्र रावत जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, भाई महावीर जी जो हमारे नीचे बैठे हुए हैं, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष संदीप जी, कर्नल हरेंद्र जी, युवा मोर्चा संयोजक चंद्रकला तिवारी जी, प्रदेश सह संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ हरेंद्र जी, मंडल अध्यक्ष
नगर श्री महेंद्र राणा जी, मंडल अध्यक्ष दसोली वल्लभ प्रसाद थपलियाल जी, हमारे पार्टी के सभी आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं सभी हमारे आज बड़ी संख्या में पधारे हुए यहाँ पर हमारी मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के हमारे मित्र, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिलाधिकारी श्री हिमांशु जी, हमारे शाह जी, श्री सीडीओ, एसपी रेखा जी एवं सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस लाभार्थी सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। आप सबने यहां पर आकर मेरे साथ आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, हमारे गढ़वा लोकसभा के सांसद आदरणीय तीरथ जी का, हमारे विधायकगणों का, सबका आपने जो उत्साह बढ़ाया, जो आपने अभिनंदन किया, रास्ते भर स्वागत किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि लगभग 12 बजे हम लोग यहां पहुंच गए थे और 12 बजे से लेकर अभी तक जितने लोग यहां कुर्सियों में बैठे हुए हैं, सारे के सारे उतनी ही संख्या है, एक भी संख्या कम नहीं हुई। और आपने रास्ते पर जिस प्रकार से हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, हमारी माताओं बहनों ने यहां मंच से मंगल गीत गाए, हमको अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सभी को, अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम लाभार्थियों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड है, इस कालखंड में शायद भारत का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई लाभ नहीं मिला होगा। किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को आयुष्मान भारत मिला है, किसी को उज्ज्वला योजना मिली है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला है, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ मिला है, किसी को स्वच्छ भारत में जो इज्जत घर बनाए गए हैं उसमें लाभ मिला है। लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को कई सारी योजनाओं का लाभ मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इस पवित्र भगवान गोपीनाथ की धरा पर विभिन्न योजनाओं को, लाभार्थियों को आज यहाँ पर जहां सम्मानित करने का अवसर मिला है, वहीं विकास की बहुत सारी योजनाओं को, जिसमें 229 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। कुल शिलान्यास में से 138 करोड़ 90 लाख की योजनाओं का शिलान्यास बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत, 28 करोड़ 55 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास माणा मास्टर प्लान के अंतर्गत भी अभी यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, उसके अंतर्गत भी 13 करोड़ 26 लाख की लागत की योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास किया गया है, जिसमें 99.85% यानी कि 76,408 परिवारों को जल संयोजन यानी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। भाइयों बहनों, आज आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारना, ये जल सैलाब हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के चेहरे पर, अपनी माताओं बहनों के चेहरे पर, और अभी हमारी बहन जी जब यहाँ पर रामेश्वरी देवी जी जिस प्रकार से आज बता रही है, जिस प्रकार की
और सीएम धामी को भी आप लाइव सुन रहे थे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।